चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग ArSN2 मैकेनिज्म कर रहे थे, ठीक है। चलिए तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, है ना। एक क्वेश्चन देकर आपको छोड़ा था हमने, है ना। क्वेश्चन था कुछ ऐसा, है ना। ये ArSN2 मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया था मैंने। इसका प्रोडक्ट बताना था, ठीक है। चल तो देखो, अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो ArSN2 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लोरीन है और उसमें NO2 लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा नाउ तो अब क्या है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ना, फ्लोरीन के तो पैरा पर NO2 है, मतलब यहाँ पर ArSN2 का सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये क्या है, हिंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से अटैक इस पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या कि देखो यहाँ ऐसा रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस से यहाँ नेगेटिव आएगा, अपने को पता है। मतलब अगर इसका हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो देखो जरा, ऐसा नेगेटिव आएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको, है ना। चलिए भाई, तो इसमें अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और इसको यहाँ से बाहर करेगा। मतलब ठीक है, होगा मैकेनिज्म तो एडिशन एलिमिनेशन ही, लेकिन बेसिकली यहाँ से फ्लोरीन हट के यहाँ पर कुछ ऐसा एक मॉलिक्यूल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर NO2 अपनी जगह पर है। अब देखो यहाँ पर एक H भी है ना, एक H होगा, और ये H यहाँ पर गामा टॉटोमरिज्म पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ पर गामा टॉटोमरिज्म होकर ये OH यहाँ आ जाएगा और ऐसा अपना कंपाउंड बनेगा फाइनली। बोलिए, क्लियर हो रही है बात ना। तो क्योंकि ये हिंडर्ड था, इसलिए ये वाला साइट इस पर अटैक कर दिया है। तो ऐसा भी सोचा जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये ArSN2 मैकेनिज्म में क्वेश्चंस हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे करते हैं, ये बात हम लोगों ने यहाँ पर समझी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एक आध और क्वेश्चन इसमें देखा जाए। है ना, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, कंपेयर रेट ऑफ ArSN2। मान लीजिए ऐसा लिखा है कहीं कि रेट ऑफ ArSN2, तो आप हमेशा कौन सा ArSN2 सोचेंगे, हमेशा एडिशन एलिमिनेशन वाला सोचेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, जब हम लोग ArSN2 का जब दूसरा मैकेनिज्म भी पढ़ लेंगे तो फिर ज़्यादा बातें क्लियर होंगी, इसलिए अभी इस बात को हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों ये समझेंगे, क्यों वो नहीं समझेंगे, है ना, क्योंकि इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, अपने को मालूम है ना। चलो खैर, मतलब अगर किसी हैलोजन के ऑर्थो या पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, है ना, तब आपको क्या सोच लेना है कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ArSN2 का एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म ही फॉलो होगा, ठीक है। चलो खैर, पहले जो पढ़े हैं उसी का ऑर्डर अगर हम लोग समझें, उसी पर अगर एक क्वेश्चन करें, लेट अस से दिस इज A, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ NO2 लग गया, यहाँ NO2 लग गया, ये B है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, फटाफट कर डालो। ये NO2 है, ये NO2 है, यहाँ पर NO2, ठीक है, दिस इज C। इसका ऑर्डर करना है। इसी तरह से मान लो एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है,
यहाँ NO2 है, दिस इज A, Cl है, NO2 है, NO2 है, B, Cl है, NO2 है, दिस इज C, और एक है मान लो Cl है, NO2 है, दिस इज D। तो दोनों रेट ऑफ ArSN2 के क्वेश्चन है, फटाफट कर डालिए। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद कर डालिए इसको। हो गया होगा, पहला तो हो गया होगा। देखो, अगर ऑर्थो या पैरा पर कोई हैलोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पर अगर कोई NO2 ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो हमेशा आप क्या बात सोचेंगे, है ना, यहाँ पर ArSN2 का मैकेनिज्म होगा, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे, क्योंकि RDS में वो कार्बेनाइन बनता है जिसको हम लोग मीज़ेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर आप, है ना, ArSN2 मैकेनिज्म सोचेंगे, और जितने ज़्यादा ग्रुप है उतना ज़्यादा रेट होगा, ये एकदम ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें अगर अपने को आंसर लिखना है तो हम लोग लिख देंगे C इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन A, इधर से इधर जो होगा वो रेट बढ़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? इस वाले की बात करी जाए तो देखो, इसमें सबसे ज़्यादा A का होगा, ये तो दिखाई दे रहा है भाई सबको। अच्छा, B, C और D में एक ऑर्थो एक पैरा पर है, और C में केवल पैरा है, मेटा पर होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव नहीं जाता। याद है ना वो मैकेनिज्म हम लोग जो पढ़े थे, तो जब यहाँ निगेटिव नहीं जाता तो फिर मेटा, सर इसमें भी 2 लगा है, इसमें भी 2 लगा है, तो ज़्यादा किसको बोलेंगे? ऑफ कोर्स इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑर्थो और पैरा पर लगा हुआ है, जिस पर निगेटिव जाता है, और वो NO2 में डीलोकलाइज होगा। ये बात हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहीं पर रुक के जो हम लोग मैकेनिज्म पढ़े थे पहले, आप वो मैकेनिज्म एक बार देखिए। क्लियर हुआ इतना? तो B का C से ज़्यादा, और D कहाँ होगा भाई, सोचिए ज़रा। तो D में तो यहाँ पर ArSN2 होगा ही नहीं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। NO2 है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में दोनों जगह मेटा पर है, तो मेटा पर होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ArSN2 only occurs where there is, है ना, a strong electron withdrawing group is present at ortho or para position or both positions of with respect to halide, केवल वही होगा। तो यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ होगा ही नहीं, बट अगर अपने को रेट का क्वेश्चन दिया है तो मैं बोल दूंगा A, देन क्या हो जाएगा बोलो B, फिर हो जाएगा C, और लास्ट में जाएगा अपना D। तो ऐसे रेट यहाँ पर वैरी करेगा। क्लियर हुआ सबको? चलो आगे बढ़ा जाए। अब आइए थोड़ा सा नेक्स्ट मैकेनिज्म देखा जाए। देखो, बेंजाइन मैकेनिज्म ऑफ ArSN2, ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म ऑफ ArSN2, जिसको हम लोग एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्या समझे? ठीक है, ArSN2 के 2 मैकेनिज्म थे, एक ArSN2 एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म और दूसरा है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो इसमें सबसे पहली बात कि ये कब, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आएगा, ये तो बोल के नहीं आएगा कि कौन सा मैकेनिज्म आपको अप्लाई करना है ना, तो कब ये सोचेंगे और कब वो सोचेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म
उस एराइल हैलाइड, ध्यान से सुनो, ये मैकेनिज्म उस एराइल हैलाइड में इस्तेमाल होगा जहाँ पर हैलोजन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना प्रेजेंट हो। अगर प्रेजेंट है तब तो ArSN2 एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना प्रेजेंट हो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, तब ये मैकेनिज्म फॉलो होगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर बात? एक पॉइंट नोट करके यहाँ पर लिखा जाए कब होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बात कब होगा लिखो। दिस मैकेनिज्म is followed where there is no electron withdrawing group is present. There is no electron withdrawing group is present at ortho or para position. At ortho or para position. ठीक है, ब्रैकेट में एक पॉइंट लिख लो, ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखिए, नॉन एक्टिवेटेड एराइल हैलाइड्स, नॉन एक्टिवेटेड एराइल हैलाइड्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद, नॉन एक्टिवेटेड एराइल हैलाइड्स, ब्रैकेट क्लोज, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्या बोला गया? बोला ये गया कि ये वहाँ होगा जहाँ पर ऑर्थो या पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना प्रेजेंट हो, और एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ही ये होगा, है ना। मतलब कोई अगर बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है बट वीकर बेस है, जैसा हम लोग SN2 में पढ़े थे ना कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन कि वो नॉन एक्टिवेटेड होना चाहिए। हाँ, नॉन एक्टिवेटेड। अब देखो ES में हम लोग पढ़े थे एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, तो ES में हम लोग पढ़े थे एक्टिवेटिंग मतलब जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे, वो किस रिएक्शन के लिए एक्टिवेटेड बोला गया था? वो EAS रिएक्शन के लिए बोला गया था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। यहाँ पर भी वही टर्म कभी कभी सवाल में इस्तेमाल कर लेता है ना, कि बेंजाइन मैकेनिज्म is followed where there is non activated aryl halide। तो आप सोचोगे कि नॉन एक्टिवेटेड है ना, नॉन एक्टिवेटेड मतलब आप ES से कंपेयर करोगे, नहीं। अगर बेंजाइन की बात लिख दिया है या ArSN2 की बात लिख दिया है, तब एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड हम लोग रेफरेंस चेंज हो जाता है। अगर ऑर्थो या पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ArSN2 के लिए वो बेंजीन रिंग या वो एराइल हैलाइड एक्टिवेटेड है। मेरी बात क्लियर हुई है ना? एकदम क्लियर शब्दों में बात समझिए, एकदम सिंपल बात है। क्या बोला जा रहा है कि अगर ऑर्थो या पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो एराइल हैलाइड ArSN2 के लिए एक्टिवेटेड है, और वहाँ पर ArSN2 का कौन सा मैकेनिज्म होगा? एडिशन एलिमिनेशन, जो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये मैकेनिज्म फॉलो होगा। अगर EAS हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल लिखेगा, उसमें EAS की कंडीशन लिखेगी, तो आप उस तरह से उसको डील करेंगे, उस तरह से ट्रीट करेंगे। क्लियर हुआ बात? इतना टर्म्स हैं बस, है ना। अगर आप इन टर्म्स में ही उलझे और उधेड़-बुन में रहेंगे तो फिर आप सवाल क्या करेंगे? ठीक है, तो ये टर्म्स इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत एकदम दिमाग में फीड करना है। ठीक है, इसीलिए मैं रुक रुक के आपको बताता हूँ। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ArSN2 का एक टिपिकल एग्जांपल, सिंपल सा, एक ब्रोमीन है, सिर्फ एराइल हैलाइड है और NaNH2 ले लिया गया है, सॉल्वेंट के तौर पर अमोनिया लिया गया है, यहाँ NH2 माइनस Na+ है। ये रिएक्शन -33 डिग्री सेल्सियस पर भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि NH2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। और होगा क्या कि यहाँ से जो हैलोजन है
ये रिप्लेस होकर इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस है NH2 माइनस, और यही न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि और कोई दूसरा स्पीशीज़ तो है नहीं यहाँ पर, तो ये हटकर यहाँ पर कौन आ गया है, NH2 आ गया है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो ARSN ही हो रहा है। एराइल हैलाइड में से हैलाइड को हटा के वहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आ गया है जो कि एरो पर दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ है ये आप श्योरली कह सकते हो कि ये मैकेनिज्म बेंजाइन मैकेनिज्म ही होगा, क्योंकि इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। क्लियर बात। अब देखो थोड़ा सा इसको और, जितना आसान देखने में लग रहा है इसको थोड़ा सा और कठिन बनाया जाए। कठिन क्या बनाया जाए, थोड़ा सा और इसमें डिटेल में बात किया जाए। देखो जैसे ये वाला कार्बन मान लो आइसोटोपिक है, स्टार से बना दे रहे हैं, कायरल नहीं हो सकता क्योंकि sp2 है। मान लिया कि ये वाला आइसोटोपिक है, तो हम लोग जो प्रोडक्ट में सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे कि यार ये वाला कार्बन यहाँ पर, ये वाला कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा था तो यही वाला आइसोटोपिक होगा, ठीक है, ये मिलना चाहिए। तो ये मिला, अच्छी बात है, ये मिला। लेकिन आइसोटोपिक करके हम लोग को ये पता चला कि यार ऐसा भी कुछ मिला, मतलब जिस पर ये हैलोजन जुड़ा था उस पर तो न्यूक्लियोफाइल आया ही, लेकिन उसके बगल वाले पर भी आया। चाहे इस बगल बोल लो चाहे इस बगल बोल लो, एक ही बात हुई ना, क्योंकि अगर इसको पलट दोगे तो ये इधर आ जाएगा, नहीं, इस एक्सिस से इसको घुमा दो तो चाहे इस बगल बोल दो चाहे इस बगल, एक ही बात हुई। अगर ये आइसोटोपिक नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, एक ही प्रोडक्ट मिला। लेकिन आइसोटोपिक करके अपने को ये पता चला कि ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक सेम कार्बन पे डायरेक्टली वहीं पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है और एक उसके एडजेसेंट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू के से इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, DSP, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और इसको बोला जाता है CSP। C स्टैंड्स फॉर यहाँ पर साइन, ठीक है, साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। साइन मतलब ग्रीक में होता है, ग्रीक वर्ड है ये, साइन का इंग्लिश जो है वो होता है एडजेसेंट, ठीक है, मतलब इसके एडजेसेंट पोजीशन पर यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट हुआ है। और दोनों का जो परसेंटेज है वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है। एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है, एक वैल्यू है, एक थोड़ा सा 2-3% ज़्यादा होता है, एक 2-3% कम होता है, क्योंकि आइसोटोपिक पोजीशन पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी और डिस्टेबलाइजेशन का फ़र्क है। बट हम लोग ऐसा पूछा नहीं जाएगा कभी ज़िंदगी में, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि लगभग दोनों बराबर बनता है। समझ के बाद, तो ये कहानी है और इसमें बेंजाइन बनता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग मैकेनिज्म समझा जाए कि ऐसा हुआ कैसे। क्लियर करें, आ जाओ। देखो भाई, मैकेनिज्म समझा जाए। देखो स्ट्रॉन्ग बेस, ये आइसोटोपिक कार्बन है, इसके एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, और जो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है ना, या तो इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को ये बेस यहाँ से इस तरह से बाहर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये -I इसका लग रहा है ऐसा, तो ये H बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एसिडिक है। और अगर इसको रिएक्शन यहाँ बेस के साथ करना है तो यही H+ निकलेगा, ये वाला बॉन्ड इधर बनेगा और ये बाहर जाएगा, ठीक है। और ऐसा होने के बाद जो स्पीशीज़ बनती नज़र आ रही है, इस यहाँ पे देखो H+ निकला, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये लीविंग ग्रुप की तरह निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। और इस इंटरमीडिएट को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इसको हम लोग बेंजाइन बोलते हैं,
दिस इज कॉल्ड बेंजाइन, है ना, क्लियरली लिख देते हैं। अच्छा, बेंजाइन मैंने आपको आई थिंक डाइलसेल्डर रिएक्शन में बेंजाइन मैंने आपको बता दिया है ना कि ये बॉन्ड कैसे बनता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साइडवेज ओवरलैप से बनता है ना, एरोमेटिक है, लेकिन क्योंकि साइडवेज ओवरलैप है तो पुअर ओवरलैप है, तो ये वीक बॉन्ड है, तो ये एक इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आ जाता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये बात हमने कर ली है। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो इस स्टेप में पहली बात तो NH2 माइनस बेस की तरह काम कर रहा है, ऐसा सवाल पूछा जाता है, दिख ही रहा है आपको। दूसरा बात H प्लस और Br माइनस यहाँ से निकला है, मतलब इस स्टेप को अगर हम लोग नाम रखना चाहें तो हम लोग एलिमिनेशन स्टेप बोलेंगे, दिस इज एलिमिनेशन। ठीक है, और यही वाला स्टेप इस मैकेनिज्म का RDS होता है, समझे बात? यही वाला स्टेप इस मैकेनिज्म का RDS है। मतलब कि अब जब सवाल आएगा तो हम लोग ये भी देखेंगे, है ना, हम लोग ये भी देखेंगे कि ये वाला H या ये वाला H, मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये दोनों H एकदम एक ही जैसा है, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे ग्रुप लगा होता इन 3 पोजीशंस पर तो कौन सा H, बात आई समझ में, वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अपने आप ये बात समझ में आ रही है सबको। और क्योंकि इसी RDS में ये हैलोजन बाहर जा रहा है तो रेट अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आयोडाइड के साथ होगा कि ब्रोमाइड के साथ होगा कि क्लोराइड के साथ होगा कि फ्लोराइड के साथ होगा, तो क्योंकि RDS में ही ये बाहर जा रहा है तो बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर द रेट। क्लियर बात? तो ये बात भी लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या होगा कि ये जो बेंजाइन बन गया है, अच्छा बेंजाइन में ये वाला कार्बन जो था ये आइसोटोपिक है, ये वाला आइसोटोपिक है। अब जो NH2 माइनस है, ये NH2 माइनस अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, जो कि फर्स्ट स्टेप में बेस की तरह एक्ट कर रहा था। तो या तो ये इस पर अटैक करेगा, और अगर ये इस पर अटैक करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पर शिफ्ट हो जाएगा, और या ये इस पर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस पे भी कर सकता है और इस पे भी कर सकता है, दोनों पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी सेम है यहाँ पर। तो इस पर करेगा तो ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो निगेटिव यहाँ पर आएगा। मतलब यहाँ से अपने पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ता ये है कि अगर ये ऊपर अटैक किया तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा, ये आइसोटोपिक हो गया, और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और सॉल्वेंट से अमोनिया हम लोगों ने सॉल्वेंट लिया हुआ है ना, तो उस सॉल्वेंट से ये कार्बन आयन H+ एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पर NH2 ऐसा बन जाएगा, ये वाला आइसोटोपिक कार्बन। तो ये जो इस तरह से बना, दिस इज DSP। ठीक है, अब देखो अगर इस पर अटैक होगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर NH2 आएगा, ये वाला कार्बन आइसोटोपिक था, इस पर नेगेटिव आएगा, वंस अगेन ये भी अपना H+ यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, और फाइनली हम लोग को NH2 और ये आइसोटोपिक मिलेगा, और ये अपने को CSP मिलेगा। और ये वाला स्टेप अगर RDS है तो ये वाला फास्ट स्टेप बोलेंगे, और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो NH2 आकर इस मॉलिक्यूल में जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, नहीं तो इस वाले स्टेप को हम लोग बोलते हैं एडिशन स्टेप। तो दैट इज़ वाई दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, या क्योंकि इसमें बेंजाइन बनता है। इकलौता रिएक्शन हम लोग बेंजाइन का देख रहे हैं, एक डाइलसेल्डर में देखे थे, है ना। तो दूसरा फास्ट स्टेप है, एडिशन है, या क्योंकि बेंजाइन बन रहा है तो इसलिए इसको हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात इसमें लिख लिया जाए कुछ पॉइंट बनाकर। लिख लिया होगा।
चलो भाई, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखाने हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग एराइल हैलाइड के टर्म्स में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा आयोडाइड का, फिर होगा ब्रोमाइड का, फिर होगा क्लोराइड का और लास्ट में होगा फ्लोराइड का। ठीक है, और ये बात हम लोग क्यों कह रहे हैं ये भी क्लियर है। ठीक है, पहली बात ये हो गई क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही आरडीएस है और उसी में ये लीविंग ग्रुप निकलता है, तो बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर द रेट। जबकि ArSN2 के पहले वाले मैकेनिज्म में इसका ठीक उल्टा ऑर्डर था, क्योंकि उसमें आरडीएस में ये लीविंग ग्रुप की तरह निकलते नहीं हैं, वो फास्ट स्टेप में निकलते हैं। ठीक है, भूलिएगा नहीं, सब बढ़िया बातें हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे तो फंसाना है उसको, क्वेश्चन सेटर को इन्हीं सब चीज़ों पे तो फंसाना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे। मान लीजिए कि एराइल हैलाइड है लेकिन उसके किसी पोजीशन पे कोई और ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो फिर हम लोग मेजर कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखो कि मेजर प्रोडक्ट is decided by 2 factors. Major product is decided by 2 factors. ठीक है, पहला that beta H will be removed. बीटा एच समझ गए कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, जो हैलोजन के बीटा वाला फर्स्ट स्टेप में निकाले थे। तो दैट बीटा एच विल बी रिमूव्ड विच इज मोर एसिडिक, दैट बीटा एच विल बी रिमूव्ड विच इज मोर एसिडिक। ठीक है, एंड ये बात लिखो इसमें आगे, इंपॉर्टेंट है, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ of beta H and acidic strength of beta H is decided only by minus I effect, and acidic strength of beta H is decided only by minus I effect। ठीक है, तो जो बीटा एच निकलता था उसका एच एसिडिक जो ज़्यादा होगा, 2 बीटा एच होंगे अगल बगल, हो सकते हैं कि 2 हो, है ना, तो उसमें से उसको पहले बाहर निकालोगे या उसको बाहर निकालोगे जो ज़्यादा एसिडिक होगा, और एसिडिक हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से देखेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये हो गया पहला फैक्टर, मतलब वो एच निकालना है आपको जो ज़्यादा एसिडिक होगा। सेकेंड पॉइंट, in second step in second step nucleophile attacks on that carbon, nucleophile attacks on that carbon which gives more stable carbanion, which gives more stable carbanion। ठीक है, which gives more stable carbanion, and stability of carbanion is decided only by minus I effect, या I effect बोल सकते हैं। ठीक है, समझिए बात को, अब ये 2 बात क्लियर हुई। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ फिर क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे देखो, मान लो यहाँ पर अपना CF3 लगा हुआ है, ये है Cl, और इसमें एरो पर आपको दे दिया है NaNH2। ठीक है, हीट दे दिया है, अमोनिया दे दिया है, या हीट नहीं लिखा है, सब एक ही बात है। तो अब देखो, ये एराइल हैलाइड है, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस लेकर दिखा दिया है आपको। अच्छा, अब ये नॉन एक्टिवेटेड है, मतलब इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होगा
ये बात अपने को समझ में आ रही है। कैसे ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि इसके ऑर्थो या पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो एक बीटा एच ये है, एक बीटा एच ये है। तो आपको पहले स्टेप में ये सोचना है कि यार इसको निकाला जाए कि इसको निकाला जाए, फर्स्ट पार्ट। तो जो H ज़्यादा एसिडिक होगा उसको निकालोगे। तो क्लोरीन का जो माइनस आई है वो तो इन दोनों पे बराबर पड़ेगा, इस पर भी इस पर भी, लेकिन इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो इसके पास में है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा होगा, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा। समझ के बाद बोले सर माइनस आई क्यों देख रहे हैं, रेजोनेंस यहाँ पर क्यों नहीं देख रहे हैं? इसलिए नहीं देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई ये ग्रुप लगा है और कोई H आप निकाल रहे हो, मान लो ये H+ निकाल रहे हो, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हो, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी जितना इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलो कैसे हम लोग देखते थे एसिडिक स्ट्रेंथ, याद करो, रिलेट करो थोड़ा। हम लोग बात करते थे कि अगर हम लोग H+ निकाल दें तो जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इसका जब H+ निकालेंगे आप तो ये निगेटिव आएगा इस कार्बन पर, और यहाँ कोई ग्रुप लगा है। क्या ये जो है इसको हम लोग फिनाइड आयन बोलते थे क्या? फिनाइड आयन बोलो तो जरा, क्या ये फिनाइड आयन रेजोनेंस में होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये तो sp2 पर है। याद है बात, ये नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है जो बेंजीन के प्लेन में है, और ये जो रेजोनेंस डीलोकलाइज्ड है ये बेंजीन के परपेंडिकुलर प्लेन पर होते हैं। तो चूंकि ये रेजोनेंस में ही नहीं है तो इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? फिर जब रेजोनेंस नहीं करेगा तो कौन करेगा? माइनस आई इफेक्ट। तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है उसको देखेंगे। अगर ये माइनस आई इफेक्ट है तो इसको स्टेबलाइज करेगा, अगर ये प्लस आई इफेक्ट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो हम लोग सिर्फ किससे देखेंगे? माइनस आई इफेक्ट से देखेंगे। क्लियर बात? तो कौन सा H निकाला जाए बताओ? हम लोग ये वाला निकालेंगे। तो पहले स्टेप में वो H+ निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये बाहर जाएगा, मतलब यहाँ CF3 अपना रहेगा, यहाँ बेंजाइन बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप में अब जब NH2- एज न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो भी बोला गया सेकेंड पॉइंट कि वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर अटैक करने से जो कार्बेनाइन बन रहा था सेकेंड स्टेप में वो ज़्यादा स्टेबल बने। तो देखो अगर ये NH2- इस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो इस वाले कार्बन पे आएगा। यहाँ अपना CF3 पहले से तैनात है, यहाँ NH2 ग्रुप है, और क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये भी रेजोनेंस में नहीं है, तो इसकी भी स्टेबिलिटी कौन गवर्न करेगा? सिर्फ आई इफेक्ट करेगा। तो CF3 का माइनस आई इफेक्ट इसके पास है, जबकि आप अगर इसका इस NH2 का अटैक मान लीजिए गलती से इस पर कराए होते तो नेगेटिव यहाँ आता और ये CF3 से दूर होता, तो ये ज़्यादा कार्बेनाइन स्टेबल है कि यहाँ वाला ज़्यादा होता? ये ज़्यादा स्टेबल है। तो फिर यहीं पर H एब्स्ट्रैक्ट होकर, है ना, अमोनिया के थ्रू CF3 है यहाँ पर, और ये अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। पढ़ ले रहे हो ना, ये CF3 ऑलरेडी लगा हुआ है, ये NH2 आ गया है। समझ के बाद, क्योंकि ये भी आई इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा। तो ये बात समझाई जा रही है और ये इसका ओवरऑल लेखा जोखा है कि मेजर आप कैसे डिसाइड करोगे। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। एक पॉइंट और इसमें लिखा जाए, पहले इसको नोट कर लीजिए। मेजर कैसे बनाएंगे ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखो, थर्ड पॉइंट इसमें लिखो। ठीक है, थर्ड पॉइंट,
इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेंजाइन डाइमराइजेज, इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेंजाइन डाइमराइजेज। ठीक है, तो अगर जो बेंजाइन बन गया था फर्स्ट स्टेप में, अगर इसके बाद फर्स्ट स्टेप के बाद अगर न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया जाए तो ये बेंजाइन क्योंकि रिएक्टिव इंटरमीडिएट है तो ये ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये हाईली रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है, तो ये रिएक्ट करना चाहता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप में बेंजाइन बनाए और सेकेंड स्टेप में बेंजाइन न्यूक्लियोफाइल जो है वो हटा दिए, है ना, NH2- था, ऊपर से H+ डाल दिए, तो NH3 हो जाएगा, सब न्यूक्लियोफाइल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ख़त्म हो जाएगा तो ये जो बेंजाइन्स हैं ये आपस में इस तरह से डाइमराइज कर जाते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तो ऐसे समझो कि इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये ऐसे टूट जाएगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से डाइमराइज करके बाइफिनिलिन बना लेता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी जल्दी से नोट कर लीजिए। इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेंजाइन डाइमराइजेस। क्लियर बात? चलो, हाँ, अब क्वेश्चन लिखो। राइट मेजर प्रोडक्ट्स अच्छा, इसमें अमोनिया लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आप मान के चलोगे ना, किसी सॉल्वेंट में ही ये रिएक्शंस हो रहे होंगे। चलिए इसको फटाफट कर लिया जाए, सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। हो गया है? चलो पहला वाला देखा जाए। देखो ये ArSN2 का बेंजाइन मैकेनिज्म होगा, ठीक है। ये H या ये H, इन दोनों में से कोई H निकलेगा तो OCH3 का रेजोनेंस तो +M होता है, लेकिन रेजोनेंस देखना ही नहीं है अपने को। क्या देखना है? -I इफेक्ट। तो इसका -I इफेक्ट से ये वाला H ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये दूर है तो इससे ये वाला H कम एसिडिक है। समझ में आई बात? मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय 2 फैक्टर्स। पहला आपको एसिडिक H देखना है, कौन ज़्यादा एसिडिक H है इसमें से, और दूसरा आपको सेकेंड स्टेप में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखना है। तो ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इसका जो -I है उससे ये पास में है, तो ये H+ जाएगा तो ये वाला बेंजाइन बनेगा। बोलो ज़रा, OCH3 और ये बेंजाइन बनेगा। और सेकेंड स्टेप में जब NH2 का यहाँ अटैक आप कराओगे तो कार्बन आयन यहाँ आएगा। बोलो भाई, देखो ज़रूरी नहीं है कि बना के देखा जाए, आप यहीं से बोल सकते हो ना, इस पर अटैक होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा और इसका -I तब भी लग रहा होगा। तो मेरे हिसाब से फाइनल मुझे लिख देना चाहिए यहाँ पर NH2
और यहाँ पर H आ जाएगा, जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसका। कर लिया होगा सबने, सही है। इसकी बात करो तो इसमें चाहे ये दोनों इससे बराबर डिस्टेंस पर हैं, आसान सा सवाल पूछ दिया गया है ना। ऐसा मैकेनिज़्म बहुत सिंपल हो गया, OCH3 है, ऐसा हो गया। अब सेकेंड स्टेप में NH2 माइनस का अटैक आप या तो इस पर कराओगे या इस पर कराओगे। तो अगर आप इस पर कराओगे तो अगर इस पर अटैक कराओगे तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज अगर NH2 माइनस का अटैक इस पर कराओगे तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, तो ये OCH3 के ज़्यादा पास है। जबकि आप इस पर अटैक कराते तो नेगेटिव यहाँ आता तो ये दूर होता। बोलो समझ में आई ना बात? बहुत सिंपल, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर अटैक होगा, नेगेटिव यहाँ आएगा। तो मुझे अगर फाइनल आंसर एक लाइन में लिखना है, आप भी ऐसे ही करोगे। ज़रूरी नहीं कि लिख के देखो, पूरा लिख के देखो, ज़रूरी नहीं है। आप बेंजाइन तक लिखो और फिर अटैक करा कर आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसको देखो भाई, ये H या ये H, तो CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस I। तो इसका प्लस I इफेक्ट से ये वाला H इस बार कम एसिडिक है, ये वाला H ज़्यादा एसिडिक है। बोलिए, क्योंकि CH3 का इस बार प्लस I इफेक्ट है। Cl से तो दोनों बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो माइनस I से तो बराबर एसिडिक हुए, लेकिन इसका प्लस I इफेक्ट से ये कम और ये ज़्यादा हो गया, तो ये H प्लस निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये बाहर जाएगा। चलो बना दिया जाए बेंजाइन। यहाँ CH3 है, ये बेंजाइन बन गया है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब इस बेंजाइन में NH2 माइनस का अटैक इस कार्बन पे कराया जाए कि इस पे कराया जाए? ऑफ कोर्स इस पे कराएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये इसका अभी भी प्लस I है तो डिस्टेबलाइज होगा। अगर आप इस पर अटैक कराओगे तो नेगेटिव यहाँ आएगा, ये इससे दूर है तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा। मतलब मुझे एक लाइन में आंसर लिखना है तो मैं यहीं पर NH2 जोड़कर आंसर लिख दूंगा। आई कहानी समझ में? सिंपल। इसमें बताओ, बोले सर इधर भी बीटा H नहीं है, इधर भी बीटा H नहीं है, तो ArSN2 करा देते हैं एडिशन एलिमिनेशन वाला। नहीं भाई, जब तक ऑर्थो या पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होगा तब तक ArSN2 आप नहीं सोचेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। क्लियर हुआ इतना? इसकी बात करो तो इसमें कौन सा H निकाला जाए, ये वाला या ये वाला? दोनों बराबर डिस्टेंस है इस पे। क्या इसमें हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म सोचेंगे ही क्यों? बोलो जरा भाई, ये तो इसके तो पैरा पर NO2 है ना, तो हम लोग सीधा कौन सा कराएंगे? ArSN2 का पहला वाला मैकेनिज्म। वो तब नहीं होगा जब उसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना हो, तब बेंजाइन सोचोगे। मैंने पहली लाइन हम लोगों ने ये लिखी है, क्लियर बात? तो इसका मतलब यहाँ बेंजाइन सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पर इसका अटैक होकर ये बेंजाइन मैकेनिज्म से नहीं, एडिशन एलिमिनेशन से ये NO2 और यहाँ पर NH2 सीधा आएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर बात? बोले सर बेंजाइन से भी ये बन रहा था। बोले ठीक है बन रहा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बेंजाइन से बनाएंगे, वो गलत हो गया है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट पूछा तो मान लो आप बता दिए कि हाँ सही हो गया, लेकिन थ्रू विच मैकेनिज्म पूछा तो आप वहीं पे नेगेटिव ले आएंगे, ठीक है। तो सही बात समझा जाए। 6th वाला जल्दी से इसको फाइनल बताइए, एक आध क्वेश्चन और दे देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन सा H, ये वाला H या ये वाला H? बोलो जरा। ओहो, यहाँ एक इक्विवेलेंट छूट गया है ना? कोई बात नहीं, अगर एक इक्विवेलेंट होता तो ये H निकालते या एक ये H निकालते? कोई नहीं निकालते। NH2 माइनस सीधा इस पर अटैक करके इसको बाहर करता, मतलब दिस विल ऑकर थ्रू SN2 मैकेनिज्म। और यहाँ पर
ये जो बेचारा ब्रोमीन है अपनी जगह पे रहता, यहाँ पर NH2 आ जाता, और ये कायरल है तो यहाँ पर, ये कायरल है ना ये वाला कार्बन, तो यहाँ पर इन्वर्जन हो जाता, बोलिए SN2 होता। क्यों ऐसा हो गया? ठीक है, बहुत क्लियरली ध्यान रखा जाए। SN2 मैकेनिज्म फास्ट होता है ArSN2 से, है ना, क्योंकि SN2 बहुत हम लोग बहुत आसानी से होता है सैचुरेटेड कार्बन पे, हम लोग पढ़े हैं। इन केसेस में ArSN2 के केसेस में डायरेक्ट नहीं रिएक्शन हो सकता है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से होता है, एलिमिनेशन एडिशन से होता है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, अलग अलग कंडीशन है। तो अगर SN2 हो रहा है यहाँ पर तो पहले SN2 ही कराओगे, और ये वैसे भी बेंजाइलिक है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है SN2 के लिए, 120 गुना ज़्यादा नॉर्मल SN2 से होता है, तो इसी पे कराओगे हमेशा। ठीक है, ArSN2 एंड SN2 आर बेसिकली अ स्लोअर रिएक्शन, बहुत तेज़ रिएक्शंस नहीं है ये सब। ठीक है, तो इसलिए हम लोग SN2 करा देंगे। आई कहानी समझ में? चलिए, तो ये जैसे एक और क्वेश्चन मान लो अगर हम लोग लिखे हैं, ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। हो गया? तो देखो ये भी तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, R माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस होता ही है, तो ये यहाँ से H+ खींच लेगा, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, इसको बाहर कर देगा, बेंजाइन बन चुका है। अब सेकेंड स्टेप में फिर ये स्ट्रॉन्ग बेस PH-, फिर ये इस पर अटैक करेगा और एक ऐसा कार्बेनाइन बन जाएगा, और फिर सेकेंड स्टेप में अपने को H+ दे ही दिया है, तो हम लोग यहाँ पर H+ का अटैक करा के फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे ऐसा। ठीक है, सिंपल। तो ऐसा भी दे सकता है। बढ़ा जाए आगे, चलिए। फिर लिखो, अच्छा इसमें अब आगे जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, अल्मेन रिएक्शन, तो वो एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड कैसे कैसे बनता था वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और है ना, अब हम लोग इसको यहाँ पर फिर से नहीं देखेंगे। हाँ, एक आध एग्जाम्पल यहाँ पर है रिएक्शन जो हम लोग देख लेते हैं ना। जैसे एक रिएक्शन है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ DDT, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना, DDT। तो ये क्लोरोबेंजीन से बनता है, और इस रिएक्शन में क्या होता है कि 2 मोल क्लोरोबेंजीन का एक मॉलिक्यूल कहलाता है क्लोरल, आगे पढ़ेंगे इसको, CCl3CHO, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। अगर मैं इस CH3 को CCl3 में कन्वर्ट कर दूं तो इसका नाम होता है क्लोरल। तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज क्लोरल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और कैटलिस्ट के तौर पर हम लोग ले लेते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हीट, और ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पहले भी पढ़े हैं हम लोग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, है ना। E1 मैकेनिज्म कराते थे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, याद आ रहा है? तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इन दोनों H के साथ ये O चला जाता है बाहर, H2O, इस पर 2 वैलेंसी खाली हो रही है, इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली हो रही है, इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है
वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है ना। और CCl3 ये मॉलिक्यूल कहलाता है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। DDT पेस्टिसाइड है क्या, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। वैसे तो इसका मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, इंफॉर्मेटिव रिएक्शन है, बट बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ EAS रिएक्शन। इतना पहले नोट कर लो तो मैं समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पर EAS हो रहा है, ठीक है। पता रहना चाहिए आपको, ज़्यादा रिएक्शन जो है आपको इन्फॉर्मेटिव नहीं लगते, आपको लगता है कि हाँ क्या हो रहा है मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना, उतना कॉन्फिडेंस आता है। देख लिया है, चलो देखो कैसे EAS हो रहा है यहाँ पर। देखो ये है अपना, इस पर H+ का अटैक होने पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है, या इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि CCl3 का बहुत स्ट्रांग माइनस आई है। तो मान के चलो कि ऐसा नहीं भी बन रहा है तो भी इस पे पार्शियल पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है ना इस पर प्लस आने की वजह से, और इसके ऐसे रेजोनेंस से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये इस पर अटैक कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस जगह पर अगर हम लोग बात करें तो ऐसा क्या भाई, ऐसा Cl आ जाएगा, दिख रहा है, टॉटोमराइज होकर वापस से। फिर उसके बाद मीडियम कैसा है, एसिडिक है, फिर से इस पर H+ का अटैक होगा, फिर से जब इस पर H+ का अटैक होगा तो ये OH2+ ऐसा बन जाएगा। मैकेनिज्म जानना नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको स्टेप वाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि हो कैसे रहा है, ठीक है। तो ये OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है। तो अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये इस पर अटैक कर जाएगा, इसको बाहर कर देगा, तो एक और आ गया यहाँ पर, इस तरह से आई बात समझ। तो बेसिकली ये है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, तो बेसिकली ये EAS रिएक्शन है ना। चलो भाई, तो ये कहानी जो है ये एराइल हैलाइड में हम लोग इतना ही पढ़ना है। बाकी आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि NCERT से आपको नोट्स बनाना है। कुछ इन्फॉर्मेटिव वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात हुई है, फ्रेऑन है, CCl4 है ना, CH2Cl2 है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेटिव मॉलिक्यूल्स की बात NCERT में करी गई है, तो आप 1 या 2 पेज का जगह छोड़ेंगे अभी इसके बाद, और NCERT से उन सारे मॉलिक्यूल्स का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, क्योंकि वो सीधा सीधा इन्फॉर्मेटिव है। उनका इंडस्ट्रियल क्या यूज़ है, कैसे बनते हैं, इंडस्ट्रियली कैसे बनते हैं, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब कहानी है। एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, एनवायरनमेंट में क्या ड्रॉबैक है, ये सब कहानी दिया हुआ है। तो उसको क्लास में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपको करना क्या है कि वो शॉर्ट नोट्स बना लेना है, और ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये NTA आने के बाद तो पूछे जा ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये NTA में जो इंफॉर्मेटिव टाइप के इधर बीच ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं, तो ये आ सकता है। तो आप एक नोट्स जो है इसका ज़रूर बना लेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा हाँ, आप असाइनमेंट अब कर सकते हो, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का पूरा असाइनमेंट कर सकते हो। इसमें मैं आपको अब एक हैलोफॉर्म रिएक्शन है वो थोड़ा सा आगे पढ़ाऊँगा। अगर हैलोफॉर्म रिएक्शन का कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको अभी के लिए छोड़ देना, ठीक है।